हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 मई, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो लिंक आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। और आज पीडीएफ में ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा इग्नोर करने में नहीं बना मुझे। हो सके तो वीडियो लंबा जा सकता है, तो आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, अपना फीडबैक जो देते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें प्रमुख नाम की अगर बात करें तो नेता वहाँ पे जो है ना प्रमुख नामों में गोपाल जी यहाँ पे हैं। और एक यहाँ पे है आपके नेहा जी, यहाँ पे अंजलि जी भी हैं, जितेंद्र जी भी हैं, जो कि रेगुलर जो अपना फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ओके। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं हम लोग अपने न्यूज चैनल पे। ये है हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है। और इन्होंने अभी जो है ना असम में कुछ सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पे जो है अपना वक्तव्य या संबोधन कर रहे थे। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आतंकवाद को लेकर यहाँ पे पूरा बातचीत हो रहा था कि किस तरह जो है आतंकवाद हमारे लिए चैलेंजेस बना हुआ है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, असम में बोडो समुदाय सीधा पूछेगा आपसे कि बोडो जो समुदाय है या ट्राइबल है किस राज्य से जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार पूछा गया, तो असम में याद रखिएगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ट्राइबल है ना, कम से कम 10-12 नाम याद रखिएगा। जैसे कभी कुकी और मतई न्यूज में आ गए, नागा समुदाय भी न्यूज में आ गया है ना। और असम का बोडो समुदाय भी याद रखेंगे आप। देख, यहाँ पे जो है अटारी बाघा जो बॉर्डर है ना, इसको बंद कर दिया गया है क्यों? क्योंकि अब कोई भी पाकिस्तान नेशनल जो है ना भारत में इंटर नहीं करेंगे किसी भी पर्पस के लिए, ओके। इसको आप याद रखेंगे। और किस राज्य में पड़ता है बाघा, अटारी बाघा सीमा? तो याद रखिएगा पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ये जगह पूछ सकता है आपसे। बहुत लोग जो है ना ये अटारी बाघा के बारे में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन किस राज्य में पड़ता है ना, बहुत कम लोग ही इसको ध्यान में रख पाएंगे, ओके। तो आप लोग भी इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है दूसरा चीज, ये देखिए, अभी भारत पे जो पाकिस्तानी हमला हुआ है, तो भारत जो है ना सभी जो जितने भी ग्लोबल मेंबर है सबके साथ अपना जो संवाद को बढ़ा रहा है। और ग्लोबल और आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करने को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। और पूरा जो ग्लोबल कम्युनिटी है ना भारत के साथ खड़ा है, इससे जो है दुखद जो घटना हुआ है, ओके। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं और अमेरिका के जो विदेश विदेश जो मंत्री हैं, उनका नाम याद रखिएगा। जैसे अपना भारत का जो है राजनाथ सिंह जो है यहाँ पे क्या है, सुरक्षा मंत्री, इसको रक्षा मंत्री बोलते हैं इनको। और हमारे जो ये कौन है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, ये नाम याद रखिएगा आप। ये तो याद होगा ही आपको। लेकिन अमेरिका का भी याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका वाले जो है ना भारत के पक्ष में खड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका नाम। बहुत लोग वहां के नाम जो है याद नहीं रख पाएंगे, तो याद रखिए जो विदेश मंत्री है उनका नाम है मार्को रूबिया। और जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है पीट, ठीक है, पीट हेगथेस। तो ये नाम क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे। देखिए, पहलगाम को लेकर जो हमला हुआ है वहां पे, तो जितने भी वहां पे भुक्त लोग हैं, मतलब जो लोग विक्टिम लोग हैं, जिन पे ये आक्रमण हुआ, जो 26 लोग हैं ना, जो पर्यटन लोग हैं, तो उनको शहीद को दर्जा लेने को लेकर विपक्ष यहाँ पे डिमांड कर रही है कि उनको जो है ना शहीद का दर्जा दिया जाए। अब बिल्कुल दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना भारतीय नागरिक जो है ना वहाँ पे अपने जो जान का जो शहादत दिए हैं वो बहुत ही मतलब गंभीर है, और उनको जो है ये दर्जा मिलना ही चाहिए। तो ये विपक्ष की जो मांग है, इसको बोलते हैं रचनात्मक। जो विपक्ष का जो भूमिका क्या होता है, अगर मेंस में आपसे पूछेगा कि विपक्ष की भूमिका जो है वर्तमान में चेंजेस हो रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, तो आप देखोगे क्योंकि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो सत्ता पक्ष वाले क्या होंगे ना, अपने मनमानी करने लगेंगे, ठीक है, जल्दबाजी में फैसले को लागू करने लगेंगे। इसलिए जितना मजबूत पक्ष होना चाहिए उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे, ये कौन है, ये है सॉलिसिटर जनरल, आई थिंक, हाँ, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछ लिया है क्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है इसका प्रावधान संविधान में क्या गया था? बिल्कुल नहीं, पहला फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ईडी को लेकर बात हो रहा था, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये आपको बता दिए, फाइनेंस जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एक जो राजस्व विभाग है, ठीक है, राजस्व विभाग, उसके तहत ये काम करता है ईडी। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपको बता दें, ईडी को जो पावर मिलता है ना, दो चीज से मिलता है। एक पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वाला, और एक होता है आपका आई थिंक एक और है एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1999 वाला। इससे पावर मिलता है ईडी को, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कुल मिलाकर दिया गया है, जो हमारे शहीद हुए हैं सेना लोग जो है ना, तो उनकी जो पत्नी उनको श्रद्धांजलि दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो बेकसूर मुसलमान है और जो कश्मीरी है उनको निशाना ना बनाया जाए। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारे देश के जो मुस्लिम है ना वो हमारे नागरिक भी हैं वो, ठीक है। उनको जो है यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको एक नजर से नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग जो है हमारे
जो है देश के पक्ष में खड़े हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जो पाकिस्तानी का या आप देखो आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, जिसमें आप लोकल सपोर्टर वहां पे कर सकते हो, क्योंकि जो वहां पे आतंकी हमला हुआ है बिना लोकल सपोर्टर के नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुसलमानों को, जो कश्मीरी जो लोग भोले भाले लोग, उनको निशाना नहीं बनाना चाहिए, ये मैसेज दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है यहाँ पे, हाँ। जो आतंकवादी है ना, अब आतंकवादी जो हमला कर रहे हैं भारत पे, वो लोग अब नेचर को चेंज कर रहे हैं, अब गोरिल्ला पद्धति को अपना रहे हैं। गोरिल्ला कहाँ गया गोरिल्ला, ये देखिए यहाँ पे गोरिल्ला पद्धति कहीं पे लिखा होगा, हाँ। तो गोरिल्ला पद्धति क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, उनको पता है आतंकवादी को कि हम सामने से लड़ नहीं पाएंगे, पाकिस्तानियों को पता है कि हम भारत से लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, छुप के हमला करने की कोशिश करते हैं, उसी को गोरिल्ला पद्धति बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जीएसटी संग्रह को लेकर। देखिए भारत में जीएसटी संग्रह जो है ना 12.6 जो है ना यहाँ पे बढ़ोतरी के साथ जो देखा जाए तो 3.37 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। 2.37 लाख करोड़ जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कुल मिलाकर जीएसटी याद रखिएगा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। पहला हो गया, कब लागू हुआ भारत में, 1 जुलाई 2017, ये भी याद रखेंगे आप। और एक जीएसटी काउंसिल है, पूछेगा जीएसटी काउंसिल है जो है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जी हाँ, आर्टिकल 279A के तहत जो है ना आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए मणिपुर में विवाद, ठीक है। तो भूमि विवाद हुआ था मणिपुर में, पता ही ना, वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा जो है मुद्दा बना हुआ है। नागा समुदाय याद रखिएगा, कुकी मते जो समुदाय याद रखिएगा, जो आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, ये सब ट्राइबल हैं। उसके बाद आ रहे यहाँ पे जाति जनगणना को लेकर, केंद्र सरकार ने कहा कि अगला जो सेंसस होगा ना उसमें जाति को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब लोगों से जाति भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष जो है ना, दोनों इसका क्रेडिट लेने का कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष बोल रहा है कि मेरे दबाव में आने के बाद जो है केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है, लेकिन केंद्र यहाँ पे बोल रही है कि जब सरकार में थी कांग्रेस लोग, तो उस समय क्यों नहीं लागू की। आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। दो कमेटी याद रखिएगा यहाँ पे, काका केलकर और मंडल आयोग। ये काका केलकर और मंडल आयोग, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए विपक्ष और पक्ष जो राजनीति करेंगे उसको दरकिनार करना है, लेकिन जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है वो होता है काका कालकर कमेटी और मंडल आयोग, ये दोनों आरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपको बता दें, गठबंधन जब भी सरकार बनी है ना हमारे देश में, तो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जैसे आरक्षण को लागू किया गया था ओबीसी को जो यहाँ पे 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है, ओबीसी कम्युनिटी को एजुकेशन में, नौकरी को, ये मंडल आयोग के कारण ही मिला हुआ है, याद रखिएगा। और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने इसको लागू नहीं किया था। जब गठबंधन सरकार आया वहां पे, तब जाके इसको लागू किया गया था। तो यहाँ पे पक्ष विपक्ष की बातें आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पे चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो विपक्ष वाले जो है ना सिर्फ राजनीति करते, जब सत्ता में रहेगा, जब जब वो पक्ष सत्ता में रहता है तो उसको लागू नहीं करेगा, और जब विपक्ष में आ जाएगा तो राजनीति करने लगता है यहाँ पे। तो ऐसा जो है पक्ष वाले का यहाँ पे आरोप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और आने वाले दिनों में जाति जनगणना को लेकर क्वेश्चन पूछेगा, इस बार तो बीपीएससी में पूछ भी लिया कि जाति जनगणना को करवाना इसका क्या औचित्य है। तो आपको बता दें, देखिए बिहार में जो है ना आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हैं, ठीक है। वहां पे जो नीतियां बनती है ना, लाभुकों को सही लाभ नहीं मिल पाता है, बहुत सारे वहां बिचौलिए मौजूद हैं जो कि वहां पे फंड वगैरह को खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं वो लोग। तो ऐसे में जाति जनगणना करने से क्या होगा कि वहां पे एक डाटा निकल के आएगा, और उस डाटा के हिसाब से नीतियां बनाई जाएगी, कौन से लोग ज्यादा पिछड़े हैं उनको वहां पे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा या सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह जो है आपको ध्यान रखना होगा चीजों को। और हमेशा याद रखिएगा, आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको न्यूट्रल अप्रोच रखना होगा, आपको एक्सट्रीम बनना नहीं होगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, अभी जो है आप देखोगे जाति जनगणना को लेकर जो पक्ष वाला भी इसको लेकर आनाकानी कर रहा था, लेकिन अब देखा कि यहाँ पे पब्लिक डिमांड कर रही है जाति जनगणना को लेकर, तो सरकार को यहाँ पे मानना पड़ गया। तो इसलिए आप एक सिविल सर्वेंट है तो न्यूट्रल अप्रोच रखिएगा। उसके बाद आते हैं दिल्ली मॉडल पे, बात करते हैं हम लोग। दिल्ली मॉडल क्या है, आप देखोगे कभी मेंस एग्जाम में कि दिल्ली मॉडल क्या है, गुजरात मॉडल क्या है, यूपी मॉडल क्या है, बिहार मॉडल क्या है। जैसे बिहार मॉडल का आप देखोगे, जैसे कि महिलाओं को जो है पंचायती राज सिस्टम में 50% का आरक्षण दिया गया है ना, इसको बिहार मॉडल करते हैं। और इसी मॉडल को आप देखोगे उत्तराखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो है इसको फॉलो करती है, ये हो गया। उसी प्रकार दिल्ली मॉडल क्या है कि जो मजदूर हैं उनको सुविधाएं दी जा रही है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके, उनको एक स्वस्थ माहौल मिल सके। जैसे कि अटल कैंटीन का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जहाँ पे पौष्टिक भोजन मिलेगा, अटल कैंटीन।
ठीक है। फिर यहाँ पे पलना केंद्र जिसको क्रेच बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि जो मजदूर हैं, माताएं जो मजदूर हैं, उनके बच्चे भी तो होंगे, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके लिए यहाँ पे जो है ना क्रेचिंग का प्रावधान किया गया ताकि वहां पे उनके बच्चों का देखभाल किया जा सके, उनको जो फीडिंग करवाया जा सके बच्चों को, उसको ध्यान रखा गया। साथ ही जो आयुष्मान भारत योजना है ना, इसमें 10 लाख तक का जो है ना मुफ्त में इलाज का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है दिल्ली मॉडल का। आने वाले एग्जाम में जब मेंस आप दीजिएगा ना, चाहे यूपीपीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, तो यहाँ पे दिल्ली मॉडल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इन्हीं तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग यहाँ पे देवी। ये देवी क्या है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे यूपीएससी में कि देवी जो है ना चर्चा में रहता क्या है। दिल्ली फुल फॉर्म याद रखिए, दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरकनेक्ट, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मसला बन रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बहुत बड़ा मसला हो रहा है। दिल्ली में आप देखोगे वहां पे वायु प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ रहता है न्यूज में। तो उसको ध्यान में रखते हुए वहां पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए देवी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे आप। उसके बाद आते हैं यहाँ पे गाजा पट्टी में जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है ना, वो अभी तक चल ही रहा है, 1.5 साल से चल रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो 52,000 लोगों की मौत हो चुका है। वहां की जो महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा मर रहे हैं। ठीक है, महिलाएं और बच्चे ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है वहां पे। अब देखोगे घटना के बारे में बात किया गया, 4 साल की बच्ची है वहां पे, खेल रही थी, कूद रही थी वहां पे, और वो जो इसराइल की तरफ से हमला किया गया उसमें मर गई। ठीक है। तो उसका वो छोटा भाई था, वो भाई जो बच्चे को जो लेके हॉस्पिटल गया, और उन्होंने क्वेश्चन किया जो भाई था वहां पे कि ये बच्चे का क्या कसूर था, क्या ये इजराइल पे हमला करने जा रही थी, इतने छोटे बच्चे को हमला क्यों कर रहा? तो इस तरह की घटना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर ये जो युद्ध है ना, युद्ध से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन लेकिन ठीक है, लेकिन कोई देश ऐसे होते हैं ना जो बातचीत के, जैसे कि आप पाकिस्तान को ही ले लो, ये बातचीत का भाषा नहीं समझ रहा है, ये संवाद की भाषा नहीं समझ रहा है। ठीक है। ये चाहता है कि भारत उस पर हमला करे, और भारत अभी हमला नहीं करेगा उस पर। ठीक है। अगर आप देखोगे भारत पहले पाकिस्तान को ना, पूरा वैश्विक जो समुदाय है वहां पे उसको लताड़ेगा बढ़िया से, उसके बाद उसको प्लानिंग करके मारेगा। ठीक है। अभी उस पर हमला नहीं करने वाला है, और पाकिस्तान चाहता है कि वो हमला कर दे अभी, क्योंकि वहां की जो अब देखोगे समस्याएं हैं, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वहां पे महंगाई हो गया, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पूरा चरमरा गया है, वहां पे सैन्य शासन कर रही है। ठीक है। तो बहुत सारे वहां पे इंटरनल मैटर है, लेकिन भारत चाह रहा है कि पहले तो उसको पाकिस्तान को बढ़िया से उसको लताड़ेंगे वैश्विक समुदाय के बाद, उसके बाद हमला करेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये क्या चीज है, हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर। ठीक है। तो जैसे कि भारत ने अभी जो है ना डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया है पाकिस्तान पे। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि भारत अभी जो है ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत अभी विश्व में सबको मैसेज देता है, ठीक है, अपील करता है कि युद्ध का जगह नहीं है। भारत जो है ना युद्ध को सपोर्ट नहीं करता, हमेशा बुद्ध को सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर भारत अगर हमला कर देगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्लोबल साउथ को जोड़ने का काम कर रहा है, भारत जो पूरा वैश्विक कम्युनिटी को आतंकवाद के खिलाफ जोड़ने का काम कर रहा है, तो ऐसे में इसमें चोट पहुंच सकता है। ठीक है। तो भारत यहाँ पे पूरा संयम बरते हुए है। लेकिन कहते हैं ना कि एक आंधी आने से पहले जो कुछ समय के लिए जो शांति होता है ना, वही शांति भारत ने कायम करके रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एडिटोरियल पे काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अब देखोगे कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन आया ना इंटरनेशनल रिलेशन में, बहुत लोग G20 पढ़ के गए थे, ग्लोबल साउथ पढ़ के गए थे। मैंने भी अपने जो विद्यार्थी लोगों को, जो भी हमारे जो थे, उनको बोला था कि सब पढ़ के जाना, लेकिन वो लोग जो है ना न्यूज को कंटिन्यू पढ़ते थे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि अमेरिका में जो ट्रंप प्रशासन आया ना, तो उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पे क्या यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला। ये क्वेश्चन जो है ना उन्होंने जो है न्यूज के माध्यम से ही लिखा। पहला ही हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे कि जो कुंभ को लेकर, जो यहाँ पे कुंभ को लेकर भी क्वेश्चन पूछ दिया, जो कि बहुत एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि कुंभ का जो है यहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें जैसे कि कुंभ को लेकर भी हमने चर्चा किया था कि कुंभ जो है ना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शोध का विषय बन गया कि 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ जो यहाँ पे पहुंचे श्रद्धालु, उनको जो मैनेजमेंट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है। तो इस तरह की बातें आपको वहां पर लिखना था। उसी प्रकार यहाँ पे आर्टिकल देखोगे ना, तो यहाँ पे एजुकेशन में जो है ना कृषि के बारे में बात किया गया, क्योंकि आप देखो भारत एक कृषि प्रधान राज्य देश है। ठीक है। और यहाँ पे कृषि को लेकर आप देखोगे प्राइमरी जो एजुकेशन होता है या मिडिल एजुकेशन होता है, वहां पे कृषि को लेकर बहुत कम बातें की गई है। आप हिंदी का बुक उठाकर देख लो ना, तो आ से अमरूद और आ से आम जैसे शब्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पे जो पर्यावरण को लेकर, जो कृषि को लेकर अगर आप बच्चों में शुरू से ही जागरूक नहीं करेंगे, तो आने वाले भविष्य में वो कृषि को लेकर कैसे सीरियस हो पाएंगे, कृषि को कैसे महत्व मतलब सब्जेक्ट मान के वो आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे इसी चीज को लेकर पूरा बातचीत किया गया है कि जिस तरह के प्रयास जो है ना पाठ्यक्रम में कृषि को लेकर जागरूकता और भी कंटेंट यहाँ पे शामिल करने की जरूरत है।
और यहाँ पर आप देखोगे ना जैसे कि टेक्नोलॉजी ने इंसान के काम को क्या कर दिया, आसान बना दिया गया। लेकिन टेक्नोलॉजी ने ही हमारे पर्यावरण को भी नुकसान कर दिया, क्योंकि आप देखोगे जो रासायनिक खाद का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान हो रहा है। जो खाद्य पोषण में रासायनिक वाली जो खाद खाते हैं हम लोग, ठीक है, उससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी में जो बहुत बड़े बड़े जो मशीनें बना रहे हैं, उससे पेड़ को काट रहे हैं हम लोग, वहां पे खेती करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए विनाश हो जा रहा है, ये हमारे लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप हो जा रहा है। तो जब भी ऐसे पेपर वगैरह आएगा ना, तो आपको इसी तरह की बातें यहाँ पे करनी होगी। आइए यहाँ पे अटारी बाघा बॉर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। ये पंजाब में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से डेडलाइन दिया गया था, जो भी जो वीजा लेके भारत में आए हैं पाकिस्तानी, वो लोग जो है ना खाली करे भारत को, ठीक है, उनके लिए ये जगह नहीं है। चाहे मेडिकल फैसिलिटी के लिए आए हो या कुछ भी अन्य काम के लिए आए हो, आप लोग यहाँ पे खाली करें। तो इस तरह का यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत लोग जो है यहाँ पे मेडिकल के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखो आतिफ असलम, ये भी मुसलमान है, ठीक है, पाकिस्तानी है, वो लोग यहाँ पे सिंगर काम के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उनका भी यहाँ पे वीजा वगैरह सब खत्म कर दिया गया होगा, ठीक है। बहुत लोग टूरिस्ट लोग भी आते हैं पाकिस्तान यहाँ पे। तो इस तरह के यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद आ जाए यहाँ पे पाक नागरिक के भारत में मतदान करने की। देखिए यहाँ पे एक घटना दिया गया है कि एक जो है ना पाकिस्तानी, वो भारत में आता है वीजा के माध्यम से। वो 18 साल से रह रहा है वहां पे वीजा के माध्यम से, और वो अपना जो वोटर लिस्ट होता है ना भारत का, उसमें अपना नाम को दर्ज करवा लिया है। फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया होगा, फर्जी यहाँ पे वोटर आईडी बनवा लिया होगा। आप लोग देखते हैं कितना आसानी से बन जाता है यहाँ पे। बहुत लोग बांग्लादेशी लोग जो होते हैं ना, भारत में काम करने के लिए जब आते हैं, मैंने देखा था घटना, ठीक है, वो लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उसी के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर पाकिस्तानी लोग भी वही करते हैं, वो लोग फर्जी पासपोर्ट बनवा लेंगे और आधार कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं, इंटर कर जाते हैं भारत में। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, तो यहाँ पे एक घटना देखने को मिला जो जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इसको यहाँ पे क्या किया, उजागर किया कि एक तरह जो पाकिस्तानी जो वीजा बना के भारत में रह रहा था, वो अपना नाम जो है ना वोटर लिस्ट में करवा लिया, ठीक है। तो ये खामियां को यहाँ पर दिखाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। निर्वाचन आयोग को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ नजर नहीं आया। जो इंपॉर्टेंट था वो आता है इलेक्शन कमीशन। पूछेगा सीधा आपसे, इलेक्शन कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, 324 में आपको देखने को मिलेगा, ओके। और अभी इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख हैं, जो चीफ है और जो अन्य मेंबर है ना, उनको लेकर काफी न्यूज में था। और लोग गेस भी किए थे कि बीपीएससी एग्जाम में पूछ लेगा, लेकिन पूछा नहीं है। आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा इसको। यहाँ पे ध्रुव क्या है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि चर्चा में रहा ध्रुव क्या है। तो ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि भारत ने बनाया है, खुद बनाया है उसको अपनी जरूरतों के हिसाब से, याद रखिएगा। और जो बनाने वाली कंपनी है ना, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि भारत में जो है ना सृजन करने का, रचनात्मक डेवलपमेंट करने का एक बहुत अच्छा समय आ गया है भारत में। अभी वेब्स सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भारत के अगर क्षेत्र में देखोगे तो फैशन का क्षेत्र हो गया, संगीत हो गया, लाइव प्रस्तुति हो गया, गेमिंग हो गया, डिजिटल सामग्री हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में जो है यहाँ पे भारत में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इस और भारत ने जो है ना स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया, वेब्स प्रोग्राम हो गया, इन तमाम जो मंच है ना, इसके माध्यम से भारत जो है डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार है, 8 सदस्यों का मुस्लिम परिवार था, ठीक है। अब वो हिंदू धर्म को अपना लिए, ठीक। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, वो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या जो है कहा। जो मुस्लिम परिवार था ना, उन्होंने कहा कि जब मुगल जब आया था ना, मुगल जो आया था, उससे पहले वो हिंदू थे। क्या थे वो? हिंदू थे, ठीक है। और जब वो मुस्लिम जो कन्वर्ट करवा दिया गया दबाव में, डरा धमका कर, तो वो लोग जो है ना फिर भी हिंदू का ही पूजा करते, हिंदू देवी देवताओं का पूजा करते थे, क्योंकि उनका वंशज जो हिंदू था। लेकिन जब मुगल लोग आए थे, डराया धमकाया, तो वो लोग कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन वो कुछ सालों से प्रयास कर रहे थे कि अपने धर्म में वापसी कर ले। तो उन्होंने जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण, रीति रिवाज के माध्यम से यहाँ पे जो है हिंदू धर्म में वापस हो गए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हमारा संविधान जो है ना, आप संविधान का फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, 12 से लेकर 35 तक है ना, तो उसमें 25 से लेकर 28 तक जो है ना धर्म को लेकर बात की गई है कि यहाँ पे जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनको किसी भी धर्म को फॉलो करने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और इसी आर्टिकल के तहत जो है ना यहाँ पे ये चीज देखने को मिला, तो ध्यान रखिएगा। और अभी आप देखोगे ना, बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ ना, उसमें आप देखोगे कि आर्टिकल 32 के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया कि बताइए आर्टिकल 32 को जो ना भारतीय संविधान का आत्मा क्यों कहा जाता है। तो जो लोग भी आंसर लिखे होंगे ना, उसमें BR अम्बेडकर का कोटेशन जरूर यूज किए होंगे वहां पे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान लीजिए फंडामेंटल राइट हमको जो मिला है 12 से 35 तक,
अगर इसका वायलेशन होता है ना, तो हम बिना लोअर कोर्ट गए हुए, बिना हम हाई कोर्ट गए हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी कारण जो है ना, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो है ना सॉल है, आत्मा है। अब आते हैं यहाँ पे बाघ को लेकर। अभी बाघ को पकड़ के हम ना जिम कॉर्बेट जिम में वापस लाया गया। राजा जी एक नेशनल पार्क है, ठीक है, तो पूछेगा कहां पे है, तो उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आ रही है यहाँ पे ईडीयू को लेकर हम लोग बात किए थे ना कि पावर कहां से मिलता है, तो पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत मिलता है, और एफसीआरए जो 1990 का जो है ना एक्ट, उसके तहत मिलता है। इसको भी याद रखेंगे और अपना फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है। बस वीडियो देखना और स्किप करके नहीं चले जाना है। लोग जो देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं के कारण जो हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो लोग नहीं रहते ना, तो मैं कब तक छोड़ चुका होता इस चीज को। लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इन्होंने कहा था ना कि जो चुनौती है ना, अगर अपने लोग ही देते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होता है। जैसे कि आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और सांसद, ये जो है ना अपने सीमा से बाहर निकल के अगर काम करेंगे तो यहाँ पे टकराहट होगी। फिर यहाँ पर बात करेंगे जो पहलगाम जो घटना हुआ, वहां पे जो लोकल सपोर्टर लोग जो थे, उन्होंने जो आतंकवादी को सपोर्ट किया, उसको लेकर भी यहाँ पे चिंता बताया है कि ये लोग जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस जो है उत्पन्न कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सुपर संसद बारे में भी आपको बता दें, सुपर संसद न्यायपालिका के बारे में यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है, और न्यायपालिका का भी यहाँ पे क्रिटिसाइज हो रहा है भाई भतीजावाद के कारण, अंकल कल्चर के कारण, सुपर संसद के कारण, ठीक है, पारदर्शिता के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। अभी आपने देखा कि हाईकोर्ट के जज के घर में जो नकदी मिला, पैसा मिला, ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठा देता है यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे कुजू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे बीपीएससी में, याद रखिएगा। अभी बिहार में बहुत सारे एग्जाम होने हैं ना, कुजू महोत्सव कहाँ होगा, यूपीपीसीएस का एग्जाम होना है ना, तो वहां पर पूछ लेगा आपसे। उसके बाद आइए यहाँ पे हमारे जो फॉरेन जो मिनिस्टर है, वो दक्षिण कोरिया के जो विदेश मंत्री से बात किए, विदेश मंत्री से बात किए हैं, और यहाँ पे यूएनएससी के बारे में बात किया गया। जब पूरा आर्टिकल पढ़ेगा ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं। भारत अभी तक इसका परमानेंट मेंबर नहीं बना, प्रयास किया हुआ है भारत ने कि जल्दी से भारत को जो है परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। परमानेंट मेंबर में कौन कौन है, चाइना, फ्रांस, रूस, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका है, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रूस ने जो है ना यूक्रेन पे हमला किया। ये खेरसॉन क्षेत्र याद रखिएगा, ये यूक्रेन का क्षेत्र है, खेरसॉन, ठीक है। एक तरफ कंट्री का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। उसके बाद आ रहे यहाँ पे भारत और यहाँ पे अमेरिका ने जो है ना रक्षा समझौता को लेकर बातचीत हुआ है। पेंटागन ने जो है 13.1 करोड़ डॉलर का यहाँ पे जो है रक्षा जो उत्पाद यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। तो भारत को क्या फायदा होगा, तो भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाएगा। भारत जो है ना इंडो पैसिफिक में अपना जो है दबदबा बना कर रखेगा, चाइना को संतुलित करने के लिए काम आएगा। भारत अपनी सेना को अत्याधुनिक जो है रूप से प्रशिक्षित करेगा, जो वर्तमान और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपट पाएगा। व्यापार युद्ध, आपको पता है ट्रेड वार क्या होता है, एक देश मान लीजिए अमेरिका से जो प्रोडक्ट आ रहा है किसी दूसरे देश में, तो उस पर 10% का क्या लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। तो ये चीज अमेरिका को पसंद नहीं है, तो अमेरिका भी क्या करेगा, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है अमेरिका में, उस पर भी 10% लगा देगा। इसी को टैरिफ वार बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूले। जो लोग देते हैं उनका नाम मैंने लिया है, जिसमें प्रमुख थे नेहा जी, अंजलि जी, गोपाल जी, जितेंद्र जी, ये तमाम लोग जो है ना रेगुलर बने हुए हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।